KPPN न्यूज़ चैनल में। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के RGS मेडिकल कॉलेज व रिसर्च सेंटर में है और हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे KPPN न्यूज़ चैनल में। नमस्कार, सभी दर्शकों को बहुत बहुत होली की बधाइयाँ। और मैं सबसे पहले अपने बारे में अपना एक छोटा सा परिचय दे दूँ। जी, मैं प्रोफेसर ध्रुव मिश्र, मेरा ग्रेजुएशन जो है BMS स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से 1995 में वहाँ मैंने एडमिशन लिया और 2001 में मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम 2003 तक जो है कुछ नर्सिंग होम में काम करते रहे। 2004 में बाबा रामदेव को हमने ज्वाइन किया और 2004 से लेकर के बाबा रामदेव के यहाँ पतंजलि योगपीठ में 2022 तक हमने काम किया। इसी बीच में हमारा सिलेक्शन MUHS नासिक महाराष्ट्र में हो गया। वहाँ से हमने MD का चिकित्सा में की और उसी दौरान हमने PhD दरभंगा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से मैंने की। और इसके अलावा पतंजलि में हम आचार्य बालकृष्ण जी के साथ उनकी कई किताबों को लिखने में हमारा काफ़ी योगदान रहा। देव प्रकाशन का मैं उसमें हेड के उसके विभागाध्यक्ष के रूप में काम करता रहा और साथ में मैं वहाँ पर PG हेड भी रहा 4 साल। PG हेड के अलावा मैं काय चिकित्सा का विभागाध्यक्ष भी रहा, IC मेंबर सेक्रेटरी रहा, IC का इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी का। इसके अलावा वहाँ क्लिनिकल रिसर्च का मैं हेड भी था। इन सब चीज़ों के बावजूद RGS में फिर आकर के एज ए प्रिंसिपल मैंने 14 जुलाई 2022 को हमने ज्वाइन किया। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आज के समय में लोग हॉस्पिटल और दवाइयों को देख की अपेक्षा अगर विद्यालयों की बात की जाए तो विद्यालयों में शिक्षा देने के सिवा अगर पैसों की बात की जाए तो थोड़ा क्या हम कह सकते हैं कि काफ़ी कम पैसे हैं। उसके बावजूद जो है हॉस्पिटल पर विशेष ध्यान ना दे करके कॉलेज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या इसका क्या कारण है, बताइए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले CCIM थी जिसका गठन 1971 में हुआ था, जो सेंट्रल काउंसिल बोर्ड था जो पूरे आयुर्वेद के सभी कॉलेज का जो है वो नियंत्रण करता था और उनके शिक्षा या चिकित्सा व्यवस्था को नियंत्रित करता था। लेकिन ये 2019-20 में आके ये डिसॉल्व कर दिया गया और इसकी जगह पर एक NCISM नाम की ऑटोनॉमस बॉडी को लाया गया, जिससे कि CCIM में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके और ये बेहतर काम कर सके, इसलिए NCISM काम करना शुरू की। अभी NCISM जब काम करना शुरू की उसके बाद कोरोना 2 साल का आ गया। कोरोना टाइम में NCISM बहुत अच्छा काम करने का उसको मौका नहीं मिला, तो संभवतः यह पहला सत्र है जब NCISM खुल करके काम कर रही है और मुझे उम्मीद है NCISM बहुत अच्छा कार्य करेगी। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य समझ लीजिए या सौभाग्य ये है कि हम लोग कोरोना एक तरीके से बाकी लोगों के लिए दुर्भाग्य रहा, सभी के लिए रहा, पूरे मानव समाज के लिए, लेकिन आयुर्वेद को उठाने में कोरोना का बहुत बड़ा हाथ था। और कोरोना पोस्ट कोविड जो एरा आया है उसमें आयुर्वेद को लोग हाथों हाथ लिए, क्योंकि आयुर्वेद का उस समय पे बहुत सारा जो है योगदान था मरीजों को अच्छा करने में। तो फिर अभी कॉलेजेस खोलने की होड़ सी लग गई पूरे भारतवर्ष में, लेकिन कॉलेज खोलना, उनको चलाना, संचालित करना, मान्यता प्राप्त करना, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो अभी भी ग्लिचेज हैं। और यदि एक अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज अच्छे इंफ्रा के साथ में, अच्छी सोच के साथ में डेवलप किए जाएं तो मैं समझता हूँ आयुर्वेद का भाग्य बहुत ही उज्जवल है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि कॉलेजों की खुलने की होड़ सी लग गई, जैसा कि सभी जान रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब आपके कॉलेज की ओपनिंग हम जानना चाहेंगे कब हुई है और शुरुआती दौर में किस तरह जो है आप लोगों को मेहनत परिश्रम करना पड़ा? हमारे देखिए, सबसे पहले तो NCISM के रेगुलेशन के अनुसार 2 साल आपको हॉस्पिटल संचालित करना होता है,
तो इस तरीके से 2019 से हमारा हॉस्पिटल संचालित तो हुआ, लेकिन कोविड की वजह से पेशेंटिंग कम रही और 2 साल के बाद फिर आप उसके आयुर्वेद कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए अप्लाई किए, लेकिन जो सोच थी कॉलेज को खोलने की नुफ्रा उस लेवल पे जो हमारी शुरुआत तब थी आयुर्वेद में आने पर, जो हमने कमियां आयुर्वेद में देखी थी 1995 में, तो हमने सोचा कि कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम कुछ इस तरीके का कार्य करेंगे। जब हम पतंजलि से हमें एक ऑफर मिला यहाँ पवन शुक्ला जी के माध्यम से, जो इसके संचालक ओनर हैं, तो उनकी सोच काफ़ी कुछ इस तरीके की थी जहां हम अपनी सोच को पुष्पित पल्लवित कर सकते थे। तो यहाँ पर आने के बाद हम कॉलेज की बिल्डिंग का, हॉस्पिटल की बिल्डिंग का, किस तरीके से हॉस्पिटल में आईपीडी को डेवलप किया जाए, पंचकर्मा को डेवलप किया जाए, हर्बल गार्डन को डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी को हम कैसे डेवलप करें, एक वेलनेस सेंटर कैसे बनाएं, यहाँ पे हमें यज्ञशाला कैसे बनाएं, वैदिक यज्ञशाला, गौशाला बनाने का है ना, तो इस तरीके से वैदिक पाठशाला बनाने का। तो इन चीज़ों को लेकर के एक समग्र आयुर्वेद सनातन, जैसे आयुर्वेद भी शाश्वत है और सनातन धर्म भी शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है। तो जब ये दोनों एक जैसे हैं तो हम सनातन धर्म में उसका जो मेन हेरिटेज स्वास्थ्य को लेकर के है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम शायद पूरे विश्व गुरु बनने में हमको कहीं ना कहीं हमें वो सफलता नहीं मिल पाएगी। सर, कोविड की अगर बात की जाए कि कोविड में जैसे आयुर्वेद का सबसे आप देखा गया कि महत्वपूर्ण स्थान रहा, उस दौरान से लेकर अभी तक आपके कॉलेज द्वारा क्या क्या समाज हित में कार्य किए गए, क्या क्या जो है रिसर्च की गई? कोविड के समय में तो काफ़ी काढ़े बंटवाने का कार्य हुआ, और उसके बाद क्योंकि बहुत कम हमारी स्ट्रेंथ उस समय थी लोगों की, और लखनऊ में एक पैनिक फेज आया था बहुत तगड़ा, उसमें हम गाँव में हमने काढ़े बंटवाए। इसके बाद जब कोविड, पोस्ट कोविड के बाद जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में आते हैं, उसके लिए हम यहाँ आकर के च्यवनप्राश का निर्माण हमने शुरू करवाया, और शुद्ध शास्त्रीय विधि से चरकोक्त च्यवनप्राश का निर्माण करवा करके, और उसको हमने फ्री में भी 250 ग्राम आधा किलो का च्यवनप्राश हमने उन गरीब पेशेंट्स को फ्री में दिया, जिसकी कीमत करीब 400 के आसपास आती थी, वो भी हमने फ्री में बंटवाया सबको पोस्ट कोविड से बचाव के लिए। इसके बाद हमने पिछले 1.5 साल से हर गांव में करीब करीब यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में शायद ही कोई ऐसा गांव बचा हो जहाँ पे हमने कम से कम 2 से 3 मेडिकल कैंप ना लगाए हों। वहाँ जा कर के एलोपैथ की भी जो बहुत, क्योंकि अभी भी गांव के लोगों का रुझान जो है एलोपैथ की तरफ है। ठीक है, आयुर्वेद गांव में बसता है, लेकिन रुझान उनका एलोपैथ की तरफ है। तो शुरुआती दौर में उनको 2-3 दिन का सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हमें एलोपैथ की मेडिसिन भी हमने फ्री में बंटवाई, और आयुर्वेद की भी कुछ औषधियाँ जो थोड़ा स्वादिष्ट हों और वो आसानी से ले सके और उन्हें फायदा भी आए, जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, सुबह पेट साफ न हो पंचसकार चूर्ण है, तो ऐसे कई चूर्णों का भी हमने वितरण करवाया। अभिपतिकर चूर्ण है, पेट में डाइजेशन हाजमा खराब है तो उसके लिए उनको हमने अभिपतिकर चूर्ण इत्यादि दिया। तो ये सब का हमने निःशुल्क वितरण हर गांव में जाकर के किया पिछले 1.5 साल से। इसमें करीब करीब हमने 150 से 200 कैंप लगाए हैं, और इसके अलावा हम स्वर्णप्राशन प्रोग्राम अपना शुरू किए पिछले 6 महीने से। इसी बीच में गांव से हमने उन महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी या कम पैसे, जिनका गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली महिलाएं हैं, गर्भिणी हैं, उनको एएनसी चेकअप का, उनको पोस्ट न्यूनेटल मतलब चेकअप का, और उसके बाद न्यूनेटल केयर का, ये सब डिलीवरी वगैरह करवाना, ये सब सारी व्यवस्था हमने यहाँ करीब करीब निःशुल्क समझ लीजिए किए। और जो पहली यहाँ डिलीवरी हुई उसमें जो बेटी पैदा हुई उसके नाम हमने 5,000 का चेक भी इशू किया। इसके अलावा बहुत सारी जो हमारे यहाँ पुत्रियाँ पैदा हुई उन सबको हमने 5,000 का चेक यहाँ से दिया है उन परिवारों को। और करीब करीब आज के समय में हम 20 से 25 डिलीवरी यहाँ पर ग्रामीण अंचल के उन गरीब महिलाओं का, उन गरीब बहनों का जो है हमने यहाँ पे डिलीवरी सकुशलता पूर्वक करवाई, और उसके बाद भी उनको डिलीवरी के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, उनका जच्चा बच्चा स्वस्थ हो, उन्हें कब वैक्सीनेशन कराना है, उन सब का भी ध्यान रखा।
और आयुर्वेद का जो वैक्सीनेशन है वो लेहन कर्म है, जिसमें हमने स्वर्ण प्राशन के नाम से जाना जाता है, वो हर महीने पुष्य नक्षत्र में दिया जाता है। उसका भी हमने प्लान जो है इसमें किया है। तो हर महीने हम पुष्य नक्षत्र में पेशेंट्स के उन बच्चों को बुलाते हैं। वो पेशेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो स्वस्थ हैं, उन्हें हम प्रतिरक्षा स्वप्रतिरक्षा को डेवलप करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए उनके अंदर हम बूस्टर डोज देने के लिए वो करीब करीब 5 साल क्या ये 12 साल तक बच्चों को निरंतर यदि हम देते रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से उनका बचाव होता है। बूस्टर का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि नेचुरल है और इसमें स्वर्ण जो है वो नैनो पार्टिकल स्वर्ण होता है। और हम अक्सर डाबर की या जो इस तरीके, क्योंकि अब हम तो खुद बनाने लगे हैं, पहले हमने कुछ कंपनियों की जो अच्छा वो प्रोडक्ट देती थी उनमें हम लेके आते थे, उसमें स्वर्ण होता था, बचा, शंख पुष्पी, जटा, मतलब इस तरीके से जो औषधियाँ हैं मुलेठी जिनसे वो बनती हैं और वो बच्चे को निरापद हैं, स्वास्थ्य ही देती हैं, हानि कभी नहीं पहुंचाती हैं। और वो निरंतर हम उनको 12 वर्ष तक देते हैं। तो जो वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है आने वाले रोगों से भी वो उससे प्रतिरक्षा करेंगी। और जो अभी इस समय नॉन कोई इस तरीके से व्याधियाँ हैं जिनमें वैक्सीन की आवश्यकता है, उनके लिए भी वो कारगर है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, उसमें एडमिशन की बात की जाए, तो देखते हैं कि बच्चों को जितना परिश्रम करना पड़ता है उतना गार्जियन को भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन के समय में ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसे कॉलेज के बारे में क्या क्या पता करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए अपना एडमिशन कराने के पूर्व? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हर बच्चा गूगल जो है वो हिट करता है, तो वहाँ जा कर के वो आयुर्वेद की वेबसाइट्स को क्लिक करना चाहिए। वो या वो जिस प्रदेश का है, यूपी का है तो यूपी आयुष के तमाम कॉलेज को देखे और उन कॉलेज में जो भी कहीं जो नामचीन कॉलेज है उनको जा कर के और वो खुद विजिट करे, वहाँ जा कर के भौतिक रूप से वहाँ पे फिजिकली जाके विजिट करे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, पंचकर्मा यूनिट देखे, हर्बल गार्डन देखे, हॉस्पिटल देखे, ओटी इत्यादि, इमरजेंसी, आईसीयू, ओपीडी, मेडिकेशन वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या मेडिसिन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, कॉलेज में लैब कैसे है, क्लासेज कैसे, वहाँ की टीचिंग फैकल्टी कैसी है, ये वो ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट आज NCISL ने हर कॉलेज को मैंडेटरी कर रखा है कि आप अपनी वेबसाइट को 15 दिन महीने पर अपडेट करते रहें, तो वहाँ की फैकल्टी के बारे में भी पता लगेगा कि किस तरीके की वो फैकल्टी है और किस तरीके की वहाँ पढ़ाई होती है। लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए बच्चे को स्वयं वहाँ जाके देखना ज़्यादा उचित है। सर अन्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए, उसकी अपेक्षा अपने कॉलेज में क्या क्या अतिरिक्त सुविधाएं हैं और किस किस प्रकार से बच्चों को लाभ प्राप्त हो सकता है? हमारे कॉलेज में सुविधाओं की ना तो कमी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, और मैं समझता हूं कि आज भी हमारा कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में इंफ्रा के मामले में सर्वोत्तम है। और अभी पहला बैच आ रहा है, यह बैच चलते ही, यह बैच निकलते ही, अगले बैच के आते ही, सेकंड बैच के, हमारा कॉलेज निश्चित रूप से शैक्षणिक वातावरण में भी पूरे प्रदेश में नंबर 1 होगा। और अगले 5 साल के अंदर इसको हमने निश्चय किया है, या मेरा प्रण है कि मैं इस कॉलेज को भारत में सर्वोत्तम आयुर्वेदिक कॉलेज के रूप में स्थापित करूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है और ये प्रतिज्ञा लेकर के ही मैं पतंजलि से चला हूँ, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके संचालक, इस कॉलेज के संचालक की सोच मुझसे मिलती हुई थी और मैं समझ पा रहा था कि यहाँ पे मैं कुछ वो कर पाऊंगा जो मैं चाहता था। सर अभी जैसे कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार आ रहा है और होली को मद्देनजर रखते हुए होली के त्यौहार पर आयुर्वेदिक क्या प्रभाव? मैं समझता हूँ कि जीवन में दुख तो कहीं से होना ही नहीं चाहिए, सुख के लिए जीवन बना है। जीवन किसके लिए बना? सुख के लिए। और सुख के लिए यदि मैं भारतवर्ष में बताऊं तो भारतवर्ष त्योहारों का देश है, भारतवर्ष त्योहारों का देश है। और उन सारे त्योहारों में सबसे बढ़िया त्योहार होली का, हर्षोल्लास का त्योहार है। जितना हर्षोल्लास होली में होता है उतना किसी भी त्योहार में नहीं होता है। यहाँ पर लोग धर्म
या क्रीड कास्ट से ऊपर उठ करके, जाति से, सब चीज़ों से ऊपर उठ करके सब हर्षोल्लासित होते हैं। एक उमंग, तरंग, नाचना गाना सब कुछ उनका रहता है। यदि हम होली में देखें, होलिका दहन का जो ये कॉन्सेप्ट है, तो यदि हम ठंडी के ऋतु से जब हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ आते हैं तो सूर्य की किरणें प्रखर होने लगती हैं और कुछ इस तरीके का वातावरण बनता है जो तमाम तरह की बैक्टीरिया, खास करके इन्फ्लुएंजा वगैरह, इन वायरसेज को और तमाम बैक्टीरिया को पनपने के लिए बहुत उनका जो है बहुत ही अनुकूल वातावरण क्रिएट हो जाता है। तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए एक तरीके से ये होलिका दहन गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में होता है। तो उस प्रकाश में वो बैक्टीरिया और जो बहुत सारे मच्छर हैं या कीटाणु ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो एक तरीके से होलिका दहन से कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य रक्षण पर सीधा असर पड़ता है। रही बात यह बसंत ऋतु जो है वो कफ प्रकोप करने वाली ऋतु है। इस ऋतु में कफ का प्रकोप होता है और कफ के प्रकोप से फेफड़े में होने वाले तमाम रोग होते हैं, शरीर में आलस्य होता है, भारीपन होता है, क्योंकि इसके पहले हमने ठंडी में खूब दबा दबा के खाया होता है, रजाई में सोए होते हैं और वो धीरे धीरे सूर्य की रश्मियों से पिघल करके और हमारे शरीर को शिथिल और आलस्य पूर्ण बनाता है। जी। होली के दिन जब हम होली खेलते हैं विविध रंगों से, और मेरा तो मानना है कि होली की जो रंग है ये वो स्वच्छ है, शुद्ध है, मेरा मन स्वच्छ और शुद्ध है। तो होली से बेहतर कोई त्यौहार नहीं है। यदि हम स्वच्छ मन से, स्वच्छ रंग से, शुद्ध रंग से, मतलब जो हर्बल हो, प्राकृतिक हो और हमारा मन भी शुचिता से परिपूर्ण हो, और ऐसे मन को और ऐसे रंग के साथ यदि हम होली खेलते हैं तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। होली से बेहतर कोई त्यौहार नहीं है। जब हम होली के रंगों को मर्दन करते हैं तो कफ का विलयन होता है। कफ का विलयन होने से शरीर में एक जो है वो स्फूर्ति आती है और उसके बाद जब हम हंसते हैं, दौड़ते हैं तो उससे शरीर में एक वाइब्रेंट एक वातावरण क्रिएट होता है। तमाम पॉजिटिव हार्मोन्स, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बेहतर ढंग से काम करने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि होली कहीं ना कहीं हमारे त्यौहार, हमारे स्वास्थ्य को होली त्यौहार जो है वो कई मायने से, कई तरीके से फायदा करती है। और इस पे हम यदि अच्छा खासा बोलें तो करीब घंटों बोला जा सकता है, क्योंकि होली और वसंत ऋतु में ही क्यों आती है और मनुष्य के स्वास्थ्य का होली और वसंत ऋतु से और पंचकर्मा आयुर्वेद का आपस में क्या संबंध है, इस पे पूरा एक लेक्चर दिया जा सकता है। जी। तो वो कभी आने वाले समय में आपके पास समय मिले तो हम इस पे एक आपको पूरा लेक्चर। सर, जैसा कि अभी मेरे द्वारा आपसे एक क्वेश्चन किया गया था कुछ ही क्षणों पूर्व कि अन्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की अपेक्षा, हाँ वो पॉइंट रह गई थी थोड़ी जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा समय आपका मिल जाता तो थोड़ा सा जो है शॉर्ट टाइम में एक विजिट कर लेते, जिससे हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकते और उन विद्यार्थियों को भी एक अनुमान मिल सकता है जिससे वो कॉलेज की विजिट जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं, रह जा रही है, वो फोन के माध्यम से या जो है टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से कुल मिला के कर लें और जो है यहाँ एडमिशन लें, जिससे जो है उनके भविष्य को और भी सुंदरता प्राप्त हो। जरूर, क्योंकि यहाँ बैठ करके बोलने मात्र से एक स्पीच से वो चीज़ें मन में नहीं जा पाती जब तक हम विजुअल उनको न दिखाएं, और वो अभी निष्पक्ष किसी पत्रकारिता के माध्यम से हम खुद ही बना करके वीडियो दे दें तो शायद वो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, और केवल हम बड़ी बड़ी बातें बोलें तो उसमें भी कुछ सच्चाई दिखेगी नहीं, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा नहीं। तो उससे बेहतर है कि हम चल के अपने पूरे संस्थान का एक जो है विजिट करें और आपके निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से हम उन चीज़ों को ये तो हम आप सभी को दिखाते हैं आरजीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के जो अन्य कॉलेजों की अपेक्षा इस कॉलेज में क्या क्या अतिरिक्त विशेषताएं हैं, किन किन चीज़ों का अतिरिक्त लाभ आपको मिल सकता है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। सर, तो यहाँ पर क्या दिखाना चाहेंगे? जैसे अभी आपसे
जैसे पहले हमारी आपकी बात हुई कि लेहन और स्वर्णप्राशन और वैक्सीनेशन क्या चीज़ है। वैक्सीनेशन शब्द जो है वो मॉडर्न मेडिकल साइंस से आया है। आयुर्वेद में उसी को लेहन कर्म कहते हैं, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। और यह भी जो है पैदा होने के 15 दिन से लेकर के और 12 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्णप्राशन की क्रिया कराई जाती है। तो उसको आज लेहन से ज़्यादा स्वर्णप्राशन के नाम से प्रचलित है। तो इसमें कुछ वेद रसायन होते हैं जो ब्रेन टॉनिक्स होती हैं, उसके अलावा स्वर्ण भस्म होती है, नैनो पार्टिकल्स उसके होते हैं, और उससे निर्मित औषधि है जिसको हम पुष्य नक्षत्र में प्रत्येक माह में बच्चों को इसका लेहन कराते हैं, उनको हम चटाते हैं। 1 से 2 बूंद ड्रिप के रूप में होता है, उसको उनको हम देते हैं। जैसा कि ये स्वर्ण का जो अब यहाँ लिखा है मेधा वर्धनम वर्ण वृश्यम। वृश्य का मतलब होता है वृश्यता देना, उनके अंदर एक अच्छा खासा उत्साह, उनकी बॉडी को नर्चर करना, उनके बोन्स को, मसल्स को जो है वो काफ़ी मजबूत बनाना। वर्ण उनका कॉम्प्लेक्सन बदलता है, अच्छा होता है, सुंदर कॉम्प्लेक्सन होता है, अच्छी स्किन। मेधा वर्धन होता है, बुद्धि बढ़ती है। बल वर्धन उनका होता है, आयुष वर्धन यानी उनका लॉन्जेविटी बढ़ती है, उनका जो है आयु बढ़ती है। फिर अग्निवर्धन यानी उनका एपेटाइट जो है अच्छा रहता है, पाचन तंत्र उनका अच्छा रहता है। इस तरीके से उनका समग्र शारीरिक मानसिक जो है इसमें विकास होता है बच्चों का, और किसी भी आने वाली ऐसी जो महामारियाँ हैं उनसे बच्चों का बचाव होता है। और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे सबके साथ। 6 ओपीडी हैं, जिसमें से पहली ओपीडी कौमारभृत शल्य शाला की, ये एडी की ओपीडी आईपी है, ये सर्जरी की ओपीडी है, ये कौमारभृत अर्थात बाल पीडियाट्रिक की ओपीडी है, और ये काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन की ओपीडी है, जनरल मेडिसिन की। जिसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन एलोपैथी कहते हैं, संस्कृत का ये ओपीडी है, जहाँ पे हम योग इत्यादि भी कराते हैं। ब्लॉक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पंचकर्मा ब्लॉक है जो कि आयुर्वेद का प्राण है। संशोधन को आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है। बॉडी क्लेंजिंग या प्यूरिफिकेशन, जिसमें कई क्रियाएं होती हैं, जिसमें स्नेहन स्वजन पूर्व कर्म होता है। प्रधान कर्म में वमन विरेचन बस्ती, नेरो बस्ती, अन्वासन बस्ती और सिरो विरेचन होता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे हम बॉडी का बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरीके से इंटरनली बॉडी को क्लेंजिंग करते हैं उसकी। तो वो सारे प्रोसीजर यहाँ होते हैं। एक प्रोसीजर के बारे में आपको हम बताते चलते हैं। ये देखिए आप सभी, जैसा प्रिंसिपल सर ने बताया और आप लोग देख पा रहे हैं चैनल के, ये आप पंचकर्म को एक पिक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि वमन विरेचन बस्ती नस्य और रक्तमोक्षण की जगह पे बस्ती को ही 2 रूपों में भी बताया गया है, अन्वासन बस्ती और निरोह बस्ती। आचार्य चरक ने जो है वो निरोह बस्ती, अन्वासन बस्ती, नस्य, विरेचन और वमन कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण कहा। इस तरीके से शिरोधारा, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को जो माइग्रेन होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, हेडेक होता है, इस तरीके से शिरोधारा में बहुत फायदा करती है। अभ्यंग से, जैसे अभी ये ऋतु जो चल रही है उद्वर्तन अभ्यंग करने की ऋतु है, और उसके बाद अक्षी तर्पण, आंखों के रोगों के लिए हम अक्षी तर्पण करते हैं, कर्णपूरण करते हैं। नस्य का है, नस्य उनको करके जो नजला जुकाम के लिए नस्य करते हैं। मान लीजिए किसी को रक्त से संबंधित बीमारियां हैं तो उन्हें हम जलाउपाचरण या उनको कार्टराइजेशन या वेरिसेक्शन से, सिरावेद से रक्तमोक्षण कराते हैं। इस विरेचन से जो आंतों की व्याधियां होती है, विरेचन से हम शुद्ध करते हैं। विरेचन करा के लाइजेटिव देके, परजेक्टिव दे करके, और वमन से जो है वो कफ वाली बीमारियां सही होती है। बस्ती से वात वाली, क्योंकि वात पे तो कफ 3 दोष आयुर्वेद में माने गए हैं। और नस्य जो है वो नस जो है वो सिर का द्वार कहा जाता है, नासा ही शीर्षो द्वारम। तो कोई ब्रेन में कोई भी दिक्कत होती है तो नस्य के माध्यम से सही हो जाती है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं या दिए हुए हैं, उनके प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है कॉलेज में, अभी हम पंचकर्म आपको दिखा दें, उसके बाद हम उधर ही चलेंगे, है ना। तो ये शिरोधारा कक्षा है, यहाँ ऑटोमेशन की मशीन हमारी, जैसा कि आप देख ऑटोमेशन की मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन ये है शिरोधारा की।
है जहाँ पे हम जलौका इत्यादि रखे हुए हैं, लीच थेरेपी जिसको बोला जाता है आम भाषा में, पढ़े लिखों को। ये यहाँ पे लीचेज हमने यहाँ पे वो लीचेज रख रखी हैं जो शुद्ध है, निर्विष है, यानी नॉन पॉइजनस है। इनसे कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति को हानि नहीं होती है और ये रक्त को, दुष्ट रक्त को निकाल करके और व्याधि मुक्त करती है। खास करके त्वचा रोग में इसका भूरिशा प्रयोग होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये हमारा किचन है जहाँ पे बस्ती निर्माण वगैरह का प्रक्रिया होती है, जहाँ हम एनिमा इत्यादि जो देते हैं वो विविध प्रकार की एनिमा यहाँ पे निर्मित की जाती है। और ये इसी तरीके से बमन विरेचन शिरोधारा सारे का ये मेन यूनिट है, जिसमें यहाँ स्नेहन और शिरोधारा का ये टेबल है। यहाँ शिरोधारा भी होती है ऊपर से, ये शिरोधारा यहाँ से की जा रही है। इसमें तेल या क्वाथ जो भी भर करके और उसको धीरे धीरे इरिगेट होता है उसके मस्तक पर कुछ ऊंचाई से, और उससे उसको सूदिंग इफेक्ट आता है और सिर से संबंधित सारी व्याधियाँ है वो दूर होती है। यहीं पर हम स्नेहन कराते हैं, मसाज जिसको, ये हमारी पेटिका जो है स्वेदन स्टीम की पेटिका है, सर्वांग स्वेद की। तो यहाँ पे तमाम काढ़ों से, आयुर्वेदिक औषधियों से हम स्टीम दिलाते हैं उनसे, ठीक है जी जी, राइट। तो ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे भी स्वेदन और वही स्नेहन दोनों हम करा सकते हैं। यहाँ पर स्वेदन स्नेहन कक्ष ये भी है। और इसके बाद ये भवन कक्ष है। इसी प्रकार सेट जो है सेम सेट जो है फीमेल यूनिट का भी है, तो है ना। बाकी आप यहाँ देख रहे हैं सिरो पिच्चू, अलग अलग अक्षी पूरण, तलम, कर्ण धूपन, योनि धूपन, ये सारे क्रियाएं यहाँ पर कराई जाती हैं। लीच थेरेपी इधर आप बैक में अपने देख पा रहे हैं, लीच थेरेपी, रक्त मोक्षण ये कराया जाता है। जैसा बताया गया कि इन व्याधियों में यहाँ वेरिकोज वेन में या यहाँ पर आप देख लीजिए कहीं पर कुछ जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उनमें, है ना, ऊपर एक्जिमा है उसमें या सोराइसिस वगैरह में, इनमें सब में लीच थेरेपी कराई जाती है। और ये नस्य है, नस्य का कराया जा रहा है ओलिएशन, नेचर ओलिएशन इसको बोलते हैं, जिससे ब्रेन सूदिंग, मतलब किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम हो, नींद ना आती हो तो नींद आने लगती है, किसी को एंजाइटी हो, किसी को डिप्रेशन हो या माइग्रेन हो, तो उन सब में नस्य का बहुत जो है लाभ मिलता है। कर्ण पूरण में किसी को वैक्स वगैरह के लिए निकालने के लिए, या कान किसी को बाधेरे की स्थिति है या उसके कर्णनाद आवाज आ रही कान में, तो उन सब चीज़ों के लिए कर्ण पूरण किया जाता है। शिरोधारा, शिरोबस्ती, इनसे जो है बहुत जीर्ण व्याधियाँ जो हैं, खास करके जो बच्चों में सीपी हो जाता है, सेरिब्रल पाल्सी, उनमें ये सारे शिरोबस्ती का प्रयोग किया जाता है। और शिरोधारा का प्रयोग तो माइग्रेन इत्यादि में ज़्यादा किया जाता है। ये हमारा फार्मेसी है, यहाँ पे अधिकांश आयुर्वेद की औषधियाँ हैं और कुछ जो है इमरजेंसी मेडिसिन, जितना हम लोगों को बताया गया है भारत सरकार से जितनी अनुमति मिली हुई है, उतनी हम लोग यहाँ पर एलोपैथ की भी मेडिसिन रखते हैं। और ये एलोपैथ की मेडिसिन सभी पेशेंट्स को फ्री में वितरण होता है। ये बहुत इमरजेंसी में कहीं कोई पेशेंट एडमिट है और उसे ज़्यादा महंगी औषधियाँ हमें उसे देनी पड़ती हैं, तो उनका भी हम 25 से 30-40%, 50% पेशेंट के अकॉर्डिंग या उसके आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग हम उसको छूट देते हैं। आयुर्वेद की सभी मेडिसिन में हम 25% की छूट देते हैं। और बहुत सारी 3 से 4 दिन की जो मेडिसिन होती हैं उन पे हम पूर्ण रूप से उनको वितरण निःशुल्क करते हैं। तो इस तरीके से रेंज भी हमारे पास बहुत सारी हैं, संभवतः सारी कंपनियों की रेंज है और अच्छी अच्छी दवाओं का कलेक्शन हमने कर रखा है, ब्रांडेड। सर एक चीज़ जानना चाह रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिनों पर जो छूट दी जा रही है, मिनिमम 25% आपने बताया, 25 से 50% यहाँ तक कि निःशुल्क जो है दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं, तो
ये क्या भविष्य में भी इसी प्रकार ये हमेशा इसलिए रहेंगी क्योंकि जो निःशुल्क दी जा रही है वो हम अपनी फार्मेसी में बनवा रहे हैं, जी जी, उसको हम निःशुल्क वितरण करते हैं। लेकिन जो हम किन्हीं कंपनियों से लेके आते हैं, तो मान लीजिए उस कंपनी से हम 100 रुपये की दवाई लाए, उस कंपनी ने हमको 40 रुपया 35 रुपया छूट दी जी, तो उसमें हम 25-30 रुपया पेशेंट को छूट देते थे, मुश्किल से 4 या 5 रुपये हम अपने इस फार्मेसी को चलाने के लिए करते हैं, बस इतना सा। तो और ये सतत होता रहेगा। ये इमरजेंसी यूनिट है जहाँ पर मॉनिटर इत्यादि ऑक्सीजन की सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई है, मॉनिटर भी है और बहुत सारे जो भी इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास यहाँ पर है। ट्रॉमा के केसेज भी जो आते हैं यहाँ, क्योंकि हाईवे के किनारे बना हुआ तो ट्रॉमा के केसेज भी यहाँ पे डील किए जाते हैं। और भी कोई इमरजेंसी केसेज गांव से आते हैं तो हम इमरजेंसी अधिकांश रूप से फ्री में करते हैं। सर एक चीज़ जानना था, जैसे कोविड में आपने देखा कि पूरे देश की ही बात कर ली जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी रही, हॉस्पिटलों में बेड की कमी रही। ऐसी स्थिति में आपके जो है हॉस्पिटल में, रिसर्च सेंटर में करीबन कितने बेड और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर, इस तरह के कितने? इस समय हमारे पास 100 बेड हैं जो सब ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं जी, और हमारे पास प्लांट लगाने का भी, ऑक्सीजन का भी व्यवस्था चल रही। बाकी सिलेंडर के रूप में देखें तो हमारे पास काफ़ी मात्रा में सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के, तो किसी भी समय में किसी भी सिचुएशन से टैकल करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने पाएगी, क्योंकि सारे बेड ऑक्सीजन से सप्लाई से परिपूरित हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास मौजूद हैं क्या जो लखनऊ के अन्य जो है हॉस्पिटलों में नहीं उपस्थित है? नहीं, अन्य में अब ये तो हम नहीं कह सकते। अन्य में बहुत सारे अस्पताल हैं, किसी में कुछ उपलब्ध है, किसी में कुछ उपलब्ध है। हमारे पास भी वो सारी चीज़ें एक सामान्य मात्रा में उपलब्ध है जो किसी एक अच्छे स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में उपलब्ध होना चाहिए। जैसे कि आपको इंफ्रा से यहीं से दिखाई दे रहा होगा कि कहीं पर भी इमरजेंसी में आप बलरामपुर हॉस्पिटल में भी चले जाओगे, गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट में भी, तो आपको इस तरीके से नहीं कहीं मिलेगा जहाँ पे सिस्टर और डॉक्टर सारे वहाँ पर पेशेंट के पास और मॉनिटर, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध हो। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दवाएं फ्री हैं इमरजेंसी यूनिट के लिए। और यहाँ का जो सबसे बेहतर चीज़ है वो व्यवहार है पेशेंट के प्रति। या आप ये पेशेंट से भी बात करते हैं, जैसे बात करने लायक है, किसमें है, क्या नाम है चाचा? जगदेव। जगदेव जी क्या हुआ है आपको? हाँ, सांस फूलती। सांस फूलती कब से बोल लेता? 2 साल हो गए लगभग। ये ना खाली मुँह से बोलिए, हाथ हाथ नहीं लाइए, नीडल वगैरह लगे हुए आपके बिल्कुल। कब से आप एडमिट हैं यहाँ? आज ही सुबह आए। आज सुबह है। करीबन कितने बजे पहुँचे हैं? सुबह आ गए 7-8 बजे। क्या समस्या बहुत ज़्यादा हुई उस कंडीशन में आए? हाँ, समस्या ज़्यादा बढ़ गई। अब कैसी है आपकी तबीयत? अब भाई कुछ स्थिति सही है। इससे सही है। यहाँ जब आप हॉस्पिटल आए तो आपको हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुई? हॉस्पिटल द्वारा ये बताया जा रहा है दवाइयों में ज़्यादातर छूट दी जा रही है, साथ ही साथ जो है काफ़ी ऐसी स्थिति में कुछ दवाइयाँ मुफ्त में भी दी जा रही है। क्या ये बात सत्य है? ये हम जानते थे पहली बार। जी जी। अभी तक आपके द्वारा पैसा तो नहीं जमा किया गया? यहाँ इलाज चल रहा है, करीबन ऐसा लगा हो कि इलाज जितना हुआ उससे ज़्यादा पैसा जमा किया गया है इस तरह का? अभी पैसा नहीं जमा हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एडमिट पेशेंट से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो सुबह 7 बजे जब उनको सांस लेने में काफ़ी समस्या होने लगी थी, इमरजेंसी की स्थिति में जो है उनको RGS हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में लाया गया। वहाँ पर आप देख पाए कि किस तरह वो अब फिलहाल काफ़ी सही हैं। हमसे बात भी की, आप तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया भी, और उनका भी जैसा प्रिंसिपल सर द्वारा अभी तक लगातार हम लोगों को बताया गया कि दवाइयों में विशेष छूट और साथ ही साथ काफ़ी दवाइयों को मुफ्त दिया जा रहा है। उसका जीता जाता प्रमाण ये इस बात का है कि सुबह अगर 7 बजे इमरजेंसी कंडीशन में कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में पहुंचता है तो अन्य हॉस्पिटलों की नॉर्मली बात की जाए, यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल की भी बात कर ली जाए, तो सर्वप्रथम जो है मरीज या मरीज के परिजनों को पर्चा बनवाने के लिए किसी न किसी प्रकार की फीस जमा करने के लिए पहले इधर से उधर दौड़ाया जाता है, उसके बाद मरीज का इलाज जो है आरंभ हो पाता है। परंतु
इस हॉस्पिटल में आप साफ तौर पर देख पाए और मरीज की जुबानी सुन पाए कि किस प्रकार से डॉक्टरों का, हॉस्पिटल स्टाफ का जो है पूर्णतः सहयोग रहा और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई। और इस बात की भी पुष्टि हो गई कि हॉस्पिटल की तरफ से दवाइयों में काफ़ी % की छूट दी जा रही है। साथ ही साथ काफ़ी दवाइयाँ, जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया, जो दवाइयाँ का निर्माण हॉस्पिटल के रिसर्च सेंटर में हो रहा है वो दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं। और भी चीज़ें हम सर से जानते हैं। सर, और भी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। तो जैसे कि क्या के संदर्भ में, जैसे कि ये आपका आईसीयू कहाँ पर बनाया गया है? आईसीयू, आइए आपको आईसीयू और आगे हमारे यहाँ है उसको भी दिखाते हैं। ये हमारा आईसीयू यूनिट है। एक ये बालक अभी आईसीयू में यहाँ एडमिट है। यहाँ इससे आप पूछ सकते हैं क्या ऐसे दिक्कत है। बाबू, बात करने लायक हो? बोल लोगे? क्या नाम है? राजकुमार। क्या? राजकुमार। अच्छा भैया, ये बताइए क्या हुआ है आपको? हमारे पेट में दर्द हो रहा था। कब से दर्द हो रहा था? अगले शुक्रवार। शुक्रवार से? तो कब आप जो है यहाँ पे एडमिट हुए हैं? शनिवार। शनिवार से। जब एडमिट हुए तो आपकी क्या स्थिति थी? दर्द कैसा था? बहुत तेज। अब क्या स्थिति? अब तो ठीक है। अब ठीक है। इनके हम परिजनों से बात करेंगे। जैसा कि इस बात की तो पुष्टि 100% हो चुकी है कि जो है हॉस्पिटल में इलाज जो है स्पष्ट रूप से सभी जो है मरीजों को अव्वल दर्जे का मिल रहा है, जिससे मरीज अब स्वस्थ हैं। वहाँ पर भी एक मरीज से बात हुई जिनको सांस लेने में समस्या थी, इनके पेट में दर्द था। तो इनके पेट में दर्द किस कारण था ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे जो इनको देख रहे हैं, ट्रीटमेंट इनका कर रहे हैं। मगर इनके परिजनों से हम कुछ जानना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? किरण जी, ये जानना चाहेंगे, हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी मिली थी कि दवाइयों में विशेषकर छूट दी जा रही है। जो है जो मरीज आ रहे हैं, मरीज परिजन आ रहे हैं, जिससे आप लोग दवाइयाँ खरीद रहे हैं, तो उसमें कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? दिया जा रहा है। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आप लोगों को उपलब्ध हो रही है जो हॉस्पिटल द्वारा फ्री दी जा रही है, जिसका कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है? हाँ। तो जैसा कि, धन्यवाद माता जी, जैसा कि आपने देखा कि इस बात की पुष्टि 100% हो चुकी है। और भी चीज़ें जानेंगे। तो सर, जैसा कि आपको ऐसा अपने मरीजों को देख के क्या लग रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही समझते हैं कि ये अभी तो ये बहुत शुरुआती दौर है, इसमें बहुत कुछ अभी हमें सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो आने वाले समय में इससे भी बेहतर हम मरीजों को सुविधाएं देंगे, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि यहाँ पे जो भी आए रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए। जी जी। अब हम सर के साथ चल के आईसीयू और ओटी को भी एक बार देखते हैं। जाते वो पंचकर्मा में सीधे इधर चले जाते, उधर से इमरजेंसी में चले जाते और ओपीडी के लिए से। जैसा कि हॉस्पिटल के अंदर के नज़ारों को आप लोगों ने देखा और स्वच्छता पर विशेषकर ध्यान दिया। इसी के साथ हम कॉलेज के बाहर की भी चीज़ें आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस प्रकार कॉलेज के बाहर ये इधर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही एक तरफ जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है उसके जस्ट निकट आप देख सकते हैं कि कितनी स्वच्छता के साथ जो है माहौल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ का एकदम शांत वातावरण बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ ही अब हम हर्बल गार्डन की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल साहब जानेंगे कि हर्बल गार्डन में किस किस प्रकार के जो है औषधियों का, किस किस प्रकार के पौधों का वहाँ पर जो है रोपण किया गया है और उनसे किस किस चीज़ के निर्माण की जा रही है और किस किस प्रकार उनको उपयोग में लिया जा रहा है। जैसा कि कॉलेज के हर्बल गार्डन में हम लोग आ चुके हैं और सर से जानेंगे, सर इस गार्डन की जो है कितने क्षेत्र में इस गार्डन का निर्माण करवाया गया है? ये गार्डन अभी ये वर्तमान में 3 एकड़ में है और इसको पूरा 6 एकड़ में हमें विस्तृत करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ अगले 1 से 2 वर्ष के अंदर हो जाएगा। अभी हमारे इस गार्डन में 300 मेडिसिनल स्पीसीज़ हैं, जिनमें से कुल 1600 प्लांट्स हैं और इसे बढ़ा करके हमें 1000 स्पीसीज़ तक लेके जाना है, जो कि एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। जी।
तो ये 1600 प्लांट जो यहाँ पर इस वक्त रोपित हैं, इनका प्रयोग किन किन चीज़ों में लिया जा रहा है? अब यही से यदि हम आ जाएँ तो ये पौधा ऑल स्पाइस, इसमें आपको हर एक स्पाइस जितने भी वो हैं मसाले हैं उन सब की खुशबू आती है और उन सब के गुणधर्म इसके अंदर हैं। वैसे शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन बाद में इसका हाइब्रिड तरीके से इसका जो है वो परिभाषित किया गया है। रक्त चंदन है ये, खास करके रक्त को, चंदन जैसे शीतल होता है और रक्त उष्ण होता है, यदि उसमें उष्णता ज़्यादा बढ़ जाती है तो रक्त चंदन के माध्यम से हम रक्त की उष्णता या उससे होने वाले विकारों का शमन करते हैं। जी। सिरीस, ये विषनाशक होता है। सिरीस किसी भी प्रकार का बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स पैदा हो जाए तो उसके लिए सिरीस, तो कोई जहरीला कीड़ा काट लेता हो या कुछ इस तरीके पॉइजन बॉडी में अंदर से डेवलप हो जाता है, उन सब में सिरीस का प्रयोग कराया जाता है। आमल की जो है ये त्रिदोष शामक मानी गई है। आंवला खास करके विटामिन सी की प्रचुरता के साथ इसमें उपलब्धता होती है और उसी आंवले का बेस बना करके हम च्यवनप्राश बनाते हैं, जो कि फेफड़ों की व्याधियों के लिए सबसे बेहतरीन दवाई बनती है च्यवनप्राश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गार्डन का विस्तार इतने बड़े में है कि पूरे गार्डन के एक एक वृक्ष, जैसा सर ने बताया कि 1600 पौधों का यहाँ पर रोपण हुआ है, तो 1600 पौधों के विषयों में और उनकी विशेषता जानने में बहुत विलम्ब हो जाएगा। इसके लिए करीबन सर का पूरा दिन चाहिए होगा, जितना समय सर के पास है नहीं, मगर कुछ चीज़ें नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका है। जो नवग्रह हैं जी, हमारा आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र दोनों का आपस में बहुत ज़बरदस्त का संबंध है। यदि आयुर्वेद कोई अच्छा आयुर्वेद जानना चाहता है तो उसे ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अपने तंत्र को पढ़ने के साथ साथ परतंत्र दूसरे के तंत्र को, यानी कि आयुर्वेद को पढ़ने के लिए हमको ज्योतिष शास्त्र अच्छा जानना चाहिए। तो नवग्रह वाटिका में जब जिन ग्रहों का प्रकोप किसी व्यक्ति विशेष पर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोगों में हम उन औषधियों का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से नवग्रह वाटिका में वो 9 औषधियाँ हैं जो 9 ग्रहों को शांत करती हैं। यहाँ राशि वाटिका है। राशि के अनुसार जो 12 राशियाँ होती हैं, हर मनुष्य का जन्म उन्हीं 12 राशियों में होता है और वो राशियाँ जो हैं उनके द्वारा यदि किसी व्यक्ति पर कोई रोग का या इस तरीके से शरीर पे मानसिक या शारीरिक कोई कष्ट होता है तो उन 12 राशियों को उन 12 पौधों से उनका निवारण किया जा सकता है। ऐसे ही इधर हम नक्षत्र वाटिका, यहाँ नक्षत्र वाटिका बनाए हैं। आप यहाँ आके कैमरा यहाँ फोकस करें। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो कैमरा इस तरफ लाके जरा रोल करें और हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये नक्षत्र वाटिका, नक्षत्र वाटिका में यहाँ 27 पौधे, ये दोनों पार्ट हैं, पूरे में 27 पौधे लगे हुए हैं। सर नक्षत्र वाटिका का प्रयोग हर नक्षत्र का भी ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि नक्षत्र ग्रह और राशि का ज्योतिष में हर व्यक्ति के साथ संबंध है। तो कौन से नक्षत्र में वो पैदा हुआ, जैसे ज्योतिष जब आप जन्म कुंडली देखते हैं, ग्रह कौन सा है, उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या है, कौन से राशि में उत्पन्न हुआ है, नक्षत्र जो है वो कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो नक्षत्रों के अनुसार ही यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे उसका इलाज किया जा सकता है। और यहाँ पे मकोए आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छी मकोए यहाँ लगी हुई है। और ये लीवर की एक खास दवाई है, बहुत खास दवाई है और सर्व साधारण ये सुलभ है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आपकी इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और ये सब बायो फर्टिलाइज, मतलब जो हमारा वो है जैविक खाद, उसके अंदर इसको हम डेवलप किए हैं। और यहाँ से हम इसका स्वरस निकाल करके रोज़ अपने मरीजों को आईपीडी में उनका सुबह शाम ताज़ी औषधियों का, जैसा आयुर्वेद में वर्णन है, उसके अनुसार हम उनको देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मकोए हमारे गांव क्षेत्र में काफ़ी पाई जाती है, मगर उसका प्रयोग किस चीज़ में होता है और वो कितने फ़ायदेमंद होती है ये अभी तक आपको नहीं पता था, मगर सर द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि ये लीवर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और सर एक जानकारी ये भी चाहिए कि अगर आम आदमी चाहे, अब देखिए आयुर्वेद में 2 तरह से चीज़ों का प्रयोग होता है। औषधि को महाऔषध, मतलब आहार को महाऔषध कहा गया आयुर्वेद में, और औषध यानी आहार और औषध। तो जब हम थोड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, औषधि है। जब उसको हम भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आहार के रूप में हो जाता है।
यही मकोई स्वरस हम 2 तोला सुबह 2 तोला शाम को पिलाते हैं तो औषधि हो जाती है जी। इसी मकोई का साग जो है हम बना करके पेशेंट को खिलाते हैं 10-15 दिन 20 दिन, तो वो आहार के रूप में प्रयोग करता है, नुकसान वो नहीं करता है, जबकि वो 15-20 दिन में उसका लीवर एकदम स्वस्थ हो जाता है। आम आदमी को हफ्ते में एक आध बार मकोई का इसको प्रतिदिन करना चाहिए, इसको प्रतिदिन, जब तक इसका सीजन है इसको प्रतिदिन, जिसका लीवर खराब हो उसे प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, अन्यथा हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इसके सेवन कर लेना चाहिए। और भी चीज़ें देखते हैं सर, और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको दिखाएंगे सर के माध्यम से, कि पूरी चीज़ें तो हमने पूर्व में ही आपको दिखाएंगे। जैसे ये अर्क है, हम लोग गांव में बहुत सारा देखते चारों तरफ श्वेतार्क। आजकल लोगों को फिस्टुला और पाइल्स होते हैं और बहुत सारी सर्जरी भी कराते, दवाई खिलाते हैं, आराम नहीं आता। आयुर्वेद में क्षारसूत्र चिकित्सा एक होती है, वह क्षारसूत्र इसी अर्क के द्वारा बनाया जाता है। अर्क के दूध से उसको भावना दे करके और उस धागे का निर्माण किया जाता है, और उससे बांधने से वो फिर फिस्टुला जो है कट के धीरे धीरे हीलिंग हो जाती है, भर जाता है, और जो पाइल्स होती है वो दाने कट के गिर जाते हैं, फिर दोबारा नहीं होते हैं, हीलिंग सेल्फ हीलिंग हो जाती है इससे जी। ऐसे ही घृत कुमारी है, जैसा आप समझते हैं घृत कुमारी जितना है ना, गुड़ घृत कुमारी में है, शायद किसी औषधि में है, तो यहाँ पर हमने घृत कुमारी का एक छोटा सा बाग सा लगा रखा है। तो घृत कुमारी का यहाँ से हम स्वरस अपने पेशेंट्स को, जिनको जैसे प्रयोग, जैसे मान लीजिए किसी को माइग्रेन बहुत तेज होता है, तो हम घृत कुमारी और सुंठी का प्रयोग उसको लेप करा देते हैं उसके मस्तक पर, तो सिर दर्द आधा सीसी कपारी या इस तरीके के माइग्रेन के सारे दर्द जो है इससे बहुत जल्दी निवारित हो जाते हैं। सर ये जो 3 एकड़ की जो वृक्षारोपण हुआ है, इसमें औषधियों का निर्माण किया जा रहा है, इससे एक दिन में करीबन कितनी औषध प्राप्त हो जाती है, कि एक दिन में करीबन कितने लोगों को जो है ये देखिए ये 2 तरीके से इस गार्डन का प्रयोग किया जा रहा है। एक तो यहाँ से कुछ हर्बल जड़ी बूटी, मतलब जो औषधियाँ हैं, उनका हम प्रयोग IPD के पेशेंट्स को डेली करवाते हैं, और बाकी का जो है वो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए हर्बल गार्डन बनवाए हैं। जब ये एक सब्जेक्ट होता है द्रवगुण सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए कि आयुर्वेद में जब तक द्रवगुण का ज्ञान नहीं होगा, द्रव्यज्ञ नहीं होगा, द्रव्य का ज्ञाता नहीं होगा बच्चा, तब तक वो एक अच्छा चिकित्सक नहीं बन सकता है। तो उन्हें हम इनकी पहचान कराना, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, इनके गुणधर्म क्या हैं, और इनका जो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल इंटरनल है उसके बारे में व्यवस्थित पढ़ाया जाता है। और इसके लिए हम उधर साइड में अभी चलेंगे, वहाँ पर एक डिमॉन्स्ट्रेशन हॉल है जहाँ पर उन बच्चों को इसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन करवाएंगे। इन औषधियों की पढ़ाई जैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो किस प्रकार से करवाई जाएगी, क्या? उन्हें सबसे पहले तो ये पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत के किन किन जगहों पे पाए जाते हैं बहुलता से, ये पहचान लो। आप कहीं पाया जाए, यदि आपको ज़रूरत पड़ गई, आपको दवाई निर्माण की या किसी तत्काल निर्माण की, या होता नहीं जैसे हमारे किसी कहानियों में वर्णन है कि एक वैद्य जी थे और उन्होंने थोड़ी सी एक पत्ती पता नहीं कौन सी लाई और रगड़ी और पिला दिया और तुरंत ऐसे, या नाक में थोड़ा 2 बूंद टपका दिया। तो उन्हें इसका भी ज्ञान हो कि तात्कालिक इमरजेंसी में भी इसका हम कौन कौन सी जड़ी बूटियों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और ये किस जगह पे मिलेगी, तो जहाँ मिले वहाँ पर उसका प्रयोग कर लें। वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है, नाना औषधि जगत भूतम किंचित, मतलब इस तरीके से संसार में कोई ऐसी औषधि नहीं है कि जो, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा जड़ी बूटी या जो मतलब आप पेड़ पौधे देख रहे हैं वो औषधि ना हो। औषधियाँ हैं, उनको किस रोग में किस मात्रा में प्रयोग करना है, ये एक अच्छे चिकित्सक का गुण होना चाहिए। सर इसमें कुछ ऐसे वृक्ष या कुछ ऐसे जो है पौधों का भी रोपण किया गया है जो लखनऊ या प्रदेश में आसानी से ना उगते हों, आसानी से ना रहे? ऐसे दोनों तरीके के हैं कि जैसे अब हमारी यहीं चारों तरफ कम से कम 50 से 60 पौधे ऐसे मेडिसिनल, यहाँ हम अपने यहीं चारों तरफ 5-7 किलोमीटर की
एरिया से लेके मंगवाए हैं। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आपको लखनऊ एरिया क्या पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। ये अल्पाइन जोन में मिलेंगे, हो सकता है हिमालय क्षेत्र में मिले, हो सकता है मरुस्थलीय क्षेत्र में मिले, रेगिस्तान में, हो सकता है जलीय पौधे इसमें तमाम हो जो समुद्र में या मीठे जलों में पाए जाने वाले पौधे। अभी हम यहाँ पर आगे तालाब बना रहे हैं जहाँ पर 7 कमल की वैरायटी भी हम वहाँ लगाएंगे और जलौका का पालन भी करेंगे, जो लीच जो है वो रेयरिंग करेंगे यहाँ पर। यहाँ जिस तरीके का बीटिका देख रहे हैं, ये पथ देख रहे हैं आप, कभी भी ठंडी गर्मी और बरसात में यहाँ चलने योग्य है। एक्यूप्रेशर के लिए हमने छोटी छोटी गिट्टियाँ भी डलवा रखी हैं, आप पैदल भी चले, एक्यूप्रेशर भी हो। जड़ी बूटियों के बीच में आप घूमेंगे तो इनकी सुगंध भी आपको तरोताज़ा बनाएगी। ये रबर ट्री क्या है सर? रबर ट्री एक तरीके से देखा जाए तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मेडिसिनल नहीं है, सौंदर्य के हिसाब से है रबर ट्री का। मेडिसिनल उतना इसका आयुर्वेद में कहीं पर वर्णन नहीं आया है। ये एंटी कैंसरस ब्रश, बॉटल ब्रश कहा जाता है, ये एंटी कैंसरस है। कुटन्नट है वो नागर मोथा जो कि किसी का एपेटाइट बढ़ाती है, तो इस तरीके से आम का पाचन करती है। किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई हो या उसको बहुत अच्छा भूख इत्यादि ना लगती हो तो उसके लिए नागर मोथा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह डम्बेल, जैसा कि आप सब देख पाए कि मैं भी प्रथम बार ऐसे देखा हूँ। और ये डम्बेल गाँव घर पौधे में को तमाम वहाँ पेड़ों पे चढ़ी हुई मिलती हैं। तो इसके 3 से 4 पत्ते पीस करके उसका सरस पी लेने से आशातीत लाभ होता है। जितना कि पफ लेने से लाभ मिलता है उतना इसमें स्वास्थ्य के रोग में मिल जाता है। दवाओं में एक दवाई है डायबिटीज़ की। ये खोला जाता है, कितना भी सड़ा गला घाव हो तो इसका पेस्ट बना करके लगाने से वो घाव भर जाता है। माताओं बहनों के लिए उनके स्तन्य बनाने के लिए दुग्ध, जो उनको दूध ना उतरता हो तो दूध अच्छा खासा उन्हें बने जिससे बालक को पुष्टि मिले, तो ये शतावरी है जो स्त्रियों को पुष्टता भी देता है, उनके शरीर को पुष्ट बनाएगा और दूध का भी उत्पादन करता है। ये है कटसरैया, इसका प्रयोग जो है वो खास करके श्वास की बीमारी के लिए किया जाता है, पीतवासा इसको बोलते हैं। बाल रोग में या त्वचा रोग में इसका अधिकांश प्रयोग होता है। ये हमारा तुलसी वन है जिसमें 5-7 प्रकार की तुलसियाँ लगी हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, कर्पूर तुलसी इत्यादि। वन तुलसी को जिसको बरबरी कहते हैं, ये खास करके कैंसर में बहुत ही इसका लाभ मिलता है। कैंसर के पेशेंट्स को यदि हम इसको सुबह शाम नित्य पिलाते हैं, 2 तोला रस, 1 तोला से 2 तोला रस पिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है पहले और दूसरी अवस्था के कैंसर में, किसी भी तरीके के कैंसर हो, खास करके फेफड़ों के कैंसर में खास तौर पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आप सभी दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि इस कॉलेज की खूबियों को आप तक हम संपूर्ण रूप से तो नहीं पहुंचा सकते, मगर कुछ नज़ारा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाए और प्रिंसिपल सर ने बताया। तो उम्मीद है कि अन्य जो है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की अपेक्षा आपको इस कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही खूबियाँ दिखी और साथ ही साथ यहाँ पढ़ाने तथा बच्चों को समझाने का जो तरीका है वो बेहद अद्भुत है, जिसका आपके बच्चों को, आपके परिजनों को काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अन्य कॉलेजों की अपेक्षा, जैसे कि आए दिन खबर में, प्रकाशन में कुछ मामले आया करते हैं कि इस कॉलेज में फ़ीस को लेकर या इसको लेकर, तो लगातार इस कॉलेज द्वारा ऐसे बच्चों की भी मदद की गई है, ऐसे बच्चों की भी मदद की जा रही है जो पढ़ने योग्य तो हैं परंतु आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो दब जा रहे हैं। सर से उनके बारे में भी जानेंगे और इसी के साथ विदा लेंगे। अभी जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं, यदि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनके लिए हम कई तरह से सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस उनकी माफ़ कर दे रहे हैं, या उनकी फ़ीस को हम इंस्टॉलमेंट में कर दे रहे हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। यदि वो कहते हैं कि सर नहीं 2 में भी नहीं कर पाएंगे तो हम हर साल की फ़ीस को 3-3 इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। और इसके अलावा यदि वो कहते हैं कि नहीं हम सर हॉस्टल में रहना चाहते हैं लेकिन हम
अफोर्ड नहीं कर सकते भोजन को, तो उनको खाने के लिए हम फ्री कर देते हैं, रहने का उनका चार्ज करते हैं। तो उसमें हॉस्टल में भी हम उनका काफ़ी मात्रा में पैसे कम कर देते हैं। इसके अलावा यदि बच्चे कहते नहीं सर हम इसमें भी सक्षम नहीं हैं, हमें एजुकेशन लोन चाहिए, तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयासरत हैं और उनको एजुकेशन लोन दिला भी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे भी जो एडमिशन लिए उन्हें एजुकेशन लोन हम लोग 1 से 2 महीने के अंदर दिला देंगे। साथ ही साथ सर विदा लेते समय होली के पावन अवसर पर छात्रों को, गार्जियन को और देश प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कॉलेज की तरफ से? होली में 2 ही चीज़ है कि ये सबसे बड़ा देखा जाए तो हर्षोल्लास का त्यौहार है। इससे बड़ा हर्षोल्लास का, भारत जो है वो त्योहारों का देश है और इन त्योहारों के देश में भी सबसे बड़ा त्यौहार मेरे हिसाब से होली का त्यौहार है, क्योंकि मनुष्य आनंद के लिए पैदा हुआ है, दुख के लिए नहीं पैदा हुआ है। उसे आनंद और सुख चाहिए, उसे उत्सव चाहिए, उसे हर्ष चाहिए, उल्लास चाहिए। वो रंगों में होता है, वो आपस के मेल जोल में होता है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। एक तो उसके मन का और दूसरे रंग का। रंग प्राकृत हो और मन भी प्राकृत हो, तो मेरे हिसाब से होली बहुत अच्छी गुजरेगी सबकी। और सब लोग गलत रंगों का प्रयोग न करें और अच्छे मन से एक दूसरे के गले मिलें, हृदय से मिलें और सौहार्द का वातावरण बनाएं, एक दूसरे से प्रेम भाव डेवलप करें और सहयोग एक दूसरे में देने की भावना आए और हंसी खुशी वो होली को मनाएं। सर जैसा कि आपने बताया कि हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, तो हॉस्टल कॉलेज कैंपस में ही रखा गया है या बाहर रखा गया है? हॉस्टल को हमने कॉलेज कैंपस में ही रखा है और अभी हमारा निर्माणाधीन है। यहाँ पे टीचर्स के क्वार्टर्स और हमारे यहाँ जो नर्सिंग स्टाफ हैं या जो हमारी बाकी स्टाफ है उनके भी क्वार्टर्स हम अलग अलग इसी प्रीमाइसेज में ही बना रहे हैं। गर्ल्स का अलग बन रहा है, बॉयज़ का अलग बन रहा है और विस्तारित तो हो रहा है। एक हॉस्टल हमारा बन के तैयार है जिसमें अभी हम 100 बच्चों के रहने की अलग से गर्ल्स का और बॉयज़ का दोनों व्यवस्था है। फर्स्ट क्लास का हमारे पास मेस की व्यवस्था है और सिक्योरिटी ज़बरदस्त की हमारे है। रात में 3 से 4 गनर और 4 गार्ड हम चारों तरफ व्यवस्थित कर रखे हैं। सर कॉलेज में ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है? ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध है। यदि बच्चे कुछ बाहर रहना चाहते हैं तो हमारे 2 बसें चलती हैं, 2 अलग अलग टाइम पे, आधे घंटे के अंतराल पे, सुबह शाम। उन बसेस से वो बच्चे आ सकते हैं, टीचर्स भी आ सकते हैं और जो बच्चे अंदर रहना चाहते हैं उनके लिए अंदर ही सारी कैंटीन की व्यवस्था है, मेस की व्यवस्था है, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था है, लाइट 24 घंटे व्यवस्था है। ठंडी में उनको हम गीजर की व्यवस्था दिए हैं, गर्मी में पंखे और कूलर की व्यवस्था दे रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं। कॉलेज से करीबन कितनी दूर तक, कितने किलोमीटर तक बस की सुविधा दी गई है? करीब 20 किलोमीटर तक की हम बस की सुविधा दी हुई है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, तो एक बार इस कॉलेज की ज़रूर विजिट कीजिए और अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कॉलेज ज़रूर आएँ और ख़ुद विजिट कर यहाँ पर अपने गार्जियन से अपनी समझबूझ के साथ एडमिशन लें तथा अपने भविष्य को बनाएं। कैमरामैन अनुरुद्ध प्रताप सिंह के साथ कुमार नंदन पाठक।